हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का 99 यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी उत्तराखंड में बीएड एंट्रेंस परीक्षा होना है, कुमाऊं गढ़वाल मंडल साथ ही अन्य स्टेट में, तो सब जगह से शैक्षिक या शिक्षा से रिलेटिव, अभिरुचि से रिलेटिव आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी के संबंध में आज आपको यहाँ पे शैक्षिक अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन करा रहा हूँ। वीडियो आप जरूर देखिए। तो पहला है यहाँ पे, पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल होने के विषय में आपका विचार क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। तो नैतिक शिक्षा में क्या होता है कि बच्चों का, जो छात्रों का जो चारित्रिक विकास होता है, उससे संबंधित ज्ञान दिया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला है, विशिष्ट बालक वह होते हैं। तो विशिष्ट बालक वह होते हैं जो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो। जो, तो विशिष्ट बालक वह होते हैं जो शारीरिक रूप से औसत से क्या हो, विशिष्ट हो। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जब परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, तभी छात्र नैतिक शिक्षा को ग्रहण कर सकेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर अगला, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा। तो आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा तो कब होगा। तो सबसे ज्यादा विकास होगा, मानसिक कार्यों का विकास होगा, मानसिक कार्यों का विकास होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला है, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप क्या हैं, पूर्णतः सहमत हैं। यदि कोई शिक्षक किसी भी कक्षा का वातावरण में यदि भय और दंड का जैसा माहौल बना देगा, तो उससे बच्चों में अनुशासनहीनता बन सकती है। बच्चे अनडिसिप्लिन हो सकते हैं, डरे हुए रहेंगे तो अच्छी तरह से पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, विद्यालय नहीं आएंगे। तो इस तरह से हम पूर्णतः सहमत हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, आपके विचार में शिक्षा क्या है। आपके विचार में शिक्षा क्या है। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है शिक्षा। आपको टीचिंग अभिरुचि वाले में आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगेगा, आपको उसी को आपको राइट करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो राइट हो जाएगा, जो माध्यमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन बहुत ज्यादा आवश्यक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है। तो दोस्तों, कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है, सामाजिकरण का ज्यादातर विकास कहाँ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, परिवार में ही बच्चा सबसे पहले सीखता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। तो दोस्तों, एक शिक्षक को ज्ञान देने के साथ साथ विद्यार्थियों को, पहला ऑप्शन है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करने चाहिए, ये भी सही है। विपरीत परिस्थितियों में संयम और संतुलन न खोना, ये चीजें भी सिखानी चाहिए, ये भी सही है। समय का सदुपयोग कैसे हो, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी चीजें एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, उनके विकास में सहायक हो। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये पहला राइट हो जाएगा, क्योंकि जो पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के विकास में सहायक हो, उस तरह से उसका निर्माण होना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत
किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत सन 2000 से 2001 के आसपास हुई। तो ये आपका आंसर पहला राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र हैं। तो कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन में कौन से छात्र होते हैं? इसमें क्या होता है? विश्लेषण विधि में होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है विश्लेषणात्मक में। और संश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। और विश्लेषणात्मक में होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला है अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? तो दोस्तों उनके लिए है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हो। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पूरी पढ़ाई कर नहीं पाते हैं, उनका विद्यालय छूट जाता है, तो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण क्या है? मेन कारण क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपके सामने है। पहला ऑप्शन है रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, ये भी सही बात है। छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, छात्रों को दंड न देना, अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। तो विद्यालय में छात्रों के भागने का जो प्रमुख कारण हो जाएगा, इन विकल्प में से पहला राइट हो जाएगा, रुचिकर कक्षा शिक्षण का न होना। तो बहुत सारे ऐसे अध्यापक होते हैं जो कक्षा का अच्छा वातावरण नहीं बना पाते हैं, ना उनकी पढ़ाने का तरीका अच्छा होता है, तो इसलिए जो विद्यार्थी होते हैं उनका मन नहीं लगता है और विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए टीचिंग अपनी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, और एक कुशल अध्यापक हम उसी को कहते हैं जो अपना शिक्षण कार्य बहुत सुगमता पूर्वक से करता हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तो बाल मनोविज्ञान की शिक्षा सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों की अभिरुचि। यदि एक अच्छे अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का पूरा नॉलेज है, ज्ञान है, तो वह छात्रों की अभिरुचि को प्राप्त कर सकता है, जान सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह जिसमें क्या होता है? प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ही ना पड़े। कहने का मतलब है जो एक प्रभावी टीचिंग है ना, उसमें कक्षा का जो वातावरण है इस तरह से बना होता है कि जो टीचर पढ़ाता है वो सभी बच्चों को आने लगभग 100% सही आने लग जाता है, एक सकारात्मक माहौल का निर्माण होता है, तो उसे कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली हम कह सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कक्षाएं होती हैं जहाँ पे अध्यापक छात्रों से बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं, छात्र अध्यापक में शंका समाधान करते हैं, बार बार अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछते रहते हैं, तो वहाँ पे व्यवधान हो जाता है। हम उस कक्षा को क्या कहेंगे? वहाँ पे गुड टीचिंग नहीं हो रही है। एक गुड टीचिंग उसी कक्षा में कहेंगे हम जहाँ पे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन हासिल हो रहा है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि इससे आना भी चाहिए, इतनी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं तो उनको समय पर आना चाहिए। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे। और विद्यार्थी सोचेंगे कि हमारे गुरुजी यदि समय पर विद्यालय पहुंच रहे हैं तो हमें भी अनुशासन में रहना पड़ेगा और वो भी समय से विद्यालय में आएंगे। तो एक विद्यालय का निर्माण करने में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है, जो कि आज के डेट में बहुत कम देखने को मिलता है सरकारी विद्यालयों में। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला है, बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण है। तो क्या कारण हो सकता है? तो इसमें से जो ऑप्शन पहला है ये राइट हो जाएगा, जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। मतलब आज की एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि वह व्यावसायिक बन चुकी है, केवल नौकरी पाने से मतलब है शिक्षा का, इसलिए जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव है।
बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण ये भी महत्वपूर्ण है। बढ़ता अगले क्वेश्चन में। अगला है किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है। तो किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो आदर्शवादी शिक्षण पद्धति सिस्टम था, उसी को शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला है वंचित समूह के विद्यार्थियों को समाप्त विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका प्रभाव है। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय यह है कि उसमें क्या होगा, समावेशी एजुकेशन होगा, को एजुकेशन भी बोल सकते हैं हम। तो वंचित समूह के जो विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है कि उसमें समावेशी शिक्षा होगा। तो सभी लोग आपस में मिल करके बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला है निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौणवाहक हो सकते हैं। गौणवाहक हो सकते हैं तो इसमें विद्यालय हो सकता है, आस पड़ोस हो सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो सामाजिकरण का जो विकास होता है वो परिवार में होता है, विद्यालय में होता है। पास पड़ोस में भी बच्चा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला है नए नए संचार माध्यमों के विकास से कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को क्या होगा, बहुत बढ़ा दिया है। जो शिक्षक के जो दायित्व थे वो पहले से अब काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि एजुकेशन जो पॉलिसी उसमें नई नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्वों को बहुत बढ़ा दिया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है। तो प्रभावी जो शिक्षक की कौन सी बात जो छात्रों को अच्छी लगती है। ऑप्शन पहला इसमें उसका पहनावा, उसकी विद्वता, उसका पूरा व्यक्तित्व, उसकी बोली। तो प्रभावी जो शिक्षक की कौन सी बात छात्रों को सबसे अच्छी लगती है, तो उसका जो पूरा व्यक्तित्व होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये अच्छी लगती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि जो मूल्यों की जो शिक्षा है छात्रों को देना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा। मूल्यों की शिक्षा देने से छात्रों का बौद्धिक विकास बढ़ेगा। बट अगले क्वेश्चन में समावेशन का अर्थ है। तो समावेशन का अर्थ है तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, उसी को हम समावेशन कहेंगे या समावेशी शिक्षा कहेंगे। इसमें जरूरतमंद जो बच्चे होते हैं वो औसत बच्चों के साथ आपस में मिलजुल करके उसमें शिक्षा का संचार होता है, तो उसी को हम समावेशन कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला है प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है। प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है। तो दोस्तों इसमें विकल्प के आधार पर जाएंगे हम। तो ऑप्शन ए, वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे। ये भी सही बात है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं खाली अपनी तारीफ करते रहते हैं, काम देखो उनका दो कौड़ी का। अगला ऑप्शन है सी, वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि ना हो। तो ऑप्शन ए और सी इसमें राइट है। विकल्प का आधार पर ऑप्शन डी में जाएंगे हम। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं केवल अपने आप को विद्वान समझते हैं और उनका जो पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल खत्म रहता है और उनको पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं और अपना मजे लेते हैं। तो ऐसे शिक्षक के द्वारा भी प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है, एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि प्रत्येक विद्यालय में एक जो प्रधानाचार्य होता है, यदि उसका व्यक्तित्व अच्छा है, उसका नेतृत्व करने की उसकी क्षमता है, वो विद्यालय के प्रति सोचता है, अपनत्व की भावना रखता है, सारे छात्राओं को अपने बच्चों के समान मानता है, तो वह विद्यालय प्रगति की राह में बहुत आगे होता है।
तो मतलब एक विद्यालय में प्रधानाचार्य का बहुत महत्वपूर्ण होना आवश्यक है। और ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए, मानवीय गुणों से भरपूर होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, नेतृत्व करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, तभी विद्यालय का सफल शिक्षण कार्यक्रम होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला है शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है? शिक्षा का प्रचार प्रसार इसलिए आवश्यक है क्योंकि साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने हेतु, लोगों को शिक्षा के प्रति, तो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार इसलिए आवश्यक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है कि कोई भी बच्चा घर में ना रहे और उसे एजुकेशन देना पड़ेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए जो व्यक्तिगत अंतर क्या है, आधार है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला है आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे। तुरंत उनके पास चल देगी, घंटा समाप्ति के बाद ही जाएगी, एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेगी, स्पष्ट मना कर देगी। आप कक्षा में पढ़ा रही है, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे। तो दोस्तों घंटा समाप्ति के बाद ही जाएगी।